जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। हाल ही दिनों में जो पेपर हुए इसमें पूछे गए हैं, तो आपके लिए यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। इसे 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वूलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से तैयार किया था। इस खोज ने यह सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में भी संभव है, जो पहले केवल जीवों द्वारा निर्मित माने जाते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। आपसे पूछा है कि नेत्र लेंस जो होता है किस प्रकार का होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र का लेंस एक पारदर्शी द्वितल उत्तर लेंस होता है। यह लेंस बाहर की ओर फूला होता है और सामने से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस की शक्ति लगभग जो होती है +20 डायोप्टर होती है। दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। आपसे पूछा है कि टाइफाइड की जांच में प्रयोग होने वाला परीक्षण कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो सालोमेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिडाल टेस्ट क्या करता है, तो यह रक्त में सालोमेला टाइफी के एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के केंद्र और अनंत के बीच बनता है। या वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है। आपसे पूछा है कि दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परावर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वह वापस लौटता है, इसे परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दाएं बाएं में उल्टा दिखाई देता है, इसे दर्पणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर दाएं हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि दर्पण की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। आपसे पूछा कि यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान रहेगा। यदि दर्पण समतल हो और उसकी दूरी वस्तु से दुगनी या चौगुनी कर दी जाए तो भी प्रतिबिंब की आकार और स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर में रक्त शुद्ध करने वाली इकाई क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि शरीर में रक्त शुद्ध करने वाली इकाई क्या कहलाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन शरीर में रक्त को छानने और शुद्ध करने वाली मूल इकाई है। या गुर्दों यानी कि किडनीज में पाया जाता है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। आपसे पूछा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रियापद क्रिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम जो है वह क्रियापद क्रिया का नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतने ही परिणाम का बल विपरीत दिशा में लगाती है। उदाहरण के तौर पर बंदूक चलाने पर गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि
कि हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बाकी ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। नाइट्रोजन गैस की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लेक ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मलेरिया किस परजीवी कारण होता है। आपसे पूछा है कि मलेरिया जो होता है वह किस परजीवी के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है, या परजीवी मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मंदक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल यानी कि D2O, इसे बोलते हैं भारी जल, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे कहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की थी, सही है। J.L. बियर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी, भी सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, या भी सही है। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की थी, या गलत है। डायनामाइट की खोज जो की थी वह अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कौन किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम क्यूरी, जो कि डायनामाइट दिया, या विकल्प गलत है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आपसे पूछा कि विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का चिन्ह जो होता है वह ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा इसका चिन्ह होता है। विद्युत इकाइयों से संबंधित आपको कुछ प्रमुख मात्रक बताते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब होता है। यह सब चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपसे पूछा कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग के संचरण दिशा में समांतर होती है। ये तरंगे माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में चल सकती, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। ध्यान रखिए, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में, फिर मध्यम द्रव में और सबसे धीमी गैस में होती है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, तो NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र, या भी पूछ लेता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने, एसिडिटी में राहत और साफ सफाई के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसीवर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि यह AB और O सभी रक्त समूहों को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर सकता है यदि RH फैक्टर अनुकूल हो। इसका कारण यह है कि AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ध्यान रखिए, अगर
ओ नेगेटिव है तो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, या सर्वदाता होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सर्वग्राही होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, या जल में घुलनशील विटामिन है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव भरने में मदद करती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, या अत्यधिक मात्रा में नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है। आपसे पूछा है कि त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है, आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल कोशिकाओं से बनी होती है। मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, यह मुख्यतः एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। ये कोशिकाएं शरीर को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत में मौजूद मृत कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से भरपूर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC वायुमंडल में किस परत को क्षति पहुंचाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस एक प्रकार की मानव निर्मित गैस है जो फ्रिज, एयर कंडीशन और एरोसेल स्प्रे आदि में उपयोग होती हैं। जब CFC वायुमंडल में ऊपर उठती हैं तो ये समताप मंडल तक पहुंचती हैं, जहां ये ओजोन परत स्थिर होती हैं। यहां पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से CFC टूटते हैं और क्लोरीन परमाणु यानी कि Cl मुक्त करते हैं। यही क्लोरीन ओजोन यानी कि O3 को ऑक्सीजन O2 में तोड़कर ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडान गैस किस तत्व के विघटन से बनती है। आपसे पूछा है कि रेडान गैस जो है किस तत्व के विघटन से बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडान एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। यह गैस रेडियम 226 के स्वाभाविक विघटन से उत्पन्न होती है। रेडियम स्वयं यूरेनियम श्रृंखला का उत्पाद है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यूरेनियम में भी रेडान के सूत्र भूमिका निभाता है। रेडान गैस की बात करें तो यह गंधहीन, रंगहीन और रेडियोधर्मी होते हैं। इसका अधिक मात्रा में संपर्क फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा चुनिंदा है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह AB जो है किस प्रकार का होता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो